हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो इस वाली वीडियो में हम लोग 2016 में 2016 के पेपर में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे ना, जो भी 30, 31, 32 जितने भी थे वो वाले देखने वाले हैं। और आपने ये वाली वीडियो देखने से पहले पूरी उम्मीद है मेरे को कि बायोलॉजी के सवाल कैसे आते हों, अगर फिजिक्स के सवाल कैसे आते हैं, किस लेवल के आते हैं, आपने वो देखा होगा। वैसे एक बात बोल दूँ, 2016 का पेपर वाकई में टफ था, बट 2018 का पेपर मॉडरेट था। आपको अगर 2018 का पेपर भी देखना है अगर 2018 का पेपर भी देखना है तो कोई ना, इसी चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल पर प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन आता है, एक बार प्लेलिस्ट वाले पे क्लिक करना, आपको वहाँ पे मिलेगा लैब असिस्टेंट ऑल पेपर। तो वहाँ पे 2018 का पेपर भी आपको करवाया हुआ है। बाकी चलो ये वाले सवाल भी देख लेते हैं, ताकि 2016 का पेपर पूर्णतया कंप्लीट हो जाए, है ना। मतलब पूरे रूप से आपको करवा दिया गया है कि कैसे सवाल आते हैं, कैसे क्या है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों से अब मेरी यही राय है कि क्लासेस ज़रूर देखा कीजिए। हाँ, होता है कभी कभी नहीं आती, पर कोई ना, क्लासेस जब भी आती है आपको देखना चाहिए थोड़ा सा टाइम निकाल के। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर है, निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट अनुमत नहीं है। तो आपको पता है कि क्वांटम संख्याओं वाला टॉपिक केमिस्ट्री में आता है ना। अगर परमाणु गुणधर्म वाला टॉपिक किसी ने पढ़ा है और वीडियोस आपने अच्छे से देखी है तो आप ये वाला टॉपिक कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर ऑप्शन 1 जो है वो अनुमत नहीं है, मतलब इसकी अनुमति नहीं मिलती। बाकी ये वाली करेक्ट है। परमाणु गुणधर्म में अपन ने बहुत सारे रूल्स भी पढ़े हैं, हुंड का नियम, ऑफ का नियम वगैरह। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से सत्य कथन है, इसमें से आपसे करेक्ट पूछा है। तो इसके अंदर जो मतलब ये तीनों ही करेक्ट है। 19 के 40 एवं 20 कैल्शियम 40 आइसोबार है, आइसोबार संभारिक है। और 17 क्लोरीन 35 एवं 17 क्लोरीन 37 आइसोटॉप्स है। और 34 एक्सी 130 नहीं 54 एक्सी 130 एवं 56 बेरियम 130 आइसोबार्स है। ठीक है, अब देखो आइसोटॉप्स का तो आपको पता ही होगा। आइसोटॉप्स के अंदर आइसोटॉप्स जैसे हाइड्रोजन के भी होते हैं, है ना। 1H1 हो गया, 1H2 हो गया, 1H3 हो गया। इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं ना। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबोर्स बार्स क्या होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में करवाई हुई है। पहले टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इसी चैनल पे केमिस्ट्री का, अब वो वाली वीडियो जाके देखना। शुरू की वीडियोस में थोड़ा ऐसा है कि डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ाया है, बट अब की वीडियोस तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। आपकी वीडियोस के अंदर तो काफ़ी अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन की जाती है और आपको देखने में भी मज़ा आएगा। बट कोई ना, जब क्वालिटी अच्छी हो ना, जब बहुत कुछ समझाया जा सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रख के वीडियोस कंप्लीट देख लेनी चाहिए। क्या पता आपको कुछ नया जानने को मिल जाए। तो मेरी तो यही भी राय है कि आपको वीडियोस सच में देखनी चाहिए। बाकी अपन लोग आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz0 किस नियम का पालन नहीं करता है। तो इसके अंदर आपको यही बताना है कौन सा नियम पालन नहीं करता है। तो हुंड के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि आप हुंड के नियम में क्या होता है ना कि जैसे कि पी के अंदर 3 डिब्बे होते हैं, आपको बताया था, है ना। तो ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरता है। तो इसके अंदर pz तो 0 कर दिया ना, तो px को 2 और px इसको y को 2 तो तब कर सकते हैं जब pz में ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मतलब चला जाता है, तभी तो मतलब सबसे पहले अर्धपूरित भरे जाएंगे, उसी के बाद में पूर्ण पूरित भरे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। मतलब आपको ये सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में करवाई हुई हैं, आप एक बार देखना तो सही। हट क्यों नहीं रहा, कोई ना, हम इससे हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 69, और आप अगर ये पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा केमिस्ट्री वाकई में बहुत अच्छी है और अच्छे अच्छे सवाल भी देके जाती है आपको, है ना, मार्क्स भी देके जाती है। तो आपको केमिस्ट्री तो करनी है, हर हाल में करनी है। निम्न में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु का है। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, NS2 NP5। आपको पता है ना विद्युत ऋणी परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। तो NS2 NP5 ज़्यादा अपने और इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये फुल फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब NS2 NP6 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फुल फील्ड या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं वो बहुत स्टेबल परमाणु होते हैं। ये चीज़ तो पता होगी ना आपको।
क्वेश्चन नंबर 70, किसी परमाणु के दो क्रमिक आयनन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किस में वृद्धि के कारण होती है? तो क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर ऑप्शन 1 प्रभावी नाभिक के आवेश। तो आपको ये भी पता होना चाहिए नाभिक के आवेश जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, आयनन विभव बढ़ जाता है। आयनन विभव एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी हुई एनर्जी है। निम्न में से अंतराकाशी हाइड्राइड है। तो इसके अंदर ऑप्शन मतलब जो 71 है, आई थिंक ये सवाल डिलीट हो गया था उस टाइम पे, तो इस एक बार मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में बताती हूँ आपको, ठीक है। तो हाँ, ये वाला सवाल ना डिलीट हो गया था, बट अब ये डिलीट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर देखना नहीं है ना। आप लोग ये देखना कि इंटरस्टिशियल मतलब अंतराकाशी जो हाइड्राइड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और ये साथ के साथ ही देख लिया करो जो भी आपको देखने के लिए बोला जाता है, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, भूल जाते हैं और फिर बाद में वो फिर रह ही जाता है। तो आप लोग ये देख लेना अंतराकाशी हाइड्राइड कौन कौन से है, तो जो 2-4 नाम आए वो आप नोट कर लेना, है ना। सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है? तो इसमें पूछे जिप्सम को क्यों मिलाते हैं, तो सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? आपसे ये पूछा है कि एसिडिक कौन है। देखो एसिडिसिटी और बेसिसिटी से भी सवाल पूछे ही जाते हैं, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है इसके अंदर देखो, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरस्टिशियल जो हाइड्राइड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो क्या होता है ना कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हाइड्रोजन के साथ में मिलके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और क्या होता है ना कि इसके अंदर जो हाइड्राइड है, इनके जो परमाणु होते हैं ना, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के, इनके जो अंतराकाश बने होते हैं, मतलब इंटरस्टिशियल जो जगह बनी होती है वहाँ पर जाकर ये फिट हो जाते हैं, इसी वजह से इनको अंतराकाशीय हाइड्राइड कहलाते हैं ना। अब देखो, अब इसमें मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के बनाते हैं ना, तो इसमें कॉपर हाइड्राइड दे रखा है, तो आंसर तो यही होना चाहिए, बट कॉपर हाइड्राइड थोड़ा अधूरा सा लग रहा है ना, तो आप एक बार क्रॉस चेक करना। और वैसे ये सवाल उस टाइम पे डिलीट हो गया था, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72 कर लिया था हमने, और क्वेश्चन नंबर 73 ये आप अब ये वाला सवाल भी आप खुद चेक करोगे कि इसके अंदर जो एसिडिक नेचर का कौन है, क्योंकि ये भी उस टाइम पे डिलीट हो गया था। और हाँ, आपको बोला है आप चेक करोगे, ठीक है। ये आप ही के लिए अच्छा होगा कि आपको साथ के साथ उसका कॉन्सेप्ट भी पता चल जाए कि कौन बेसिक होता है, कौन एसिडिक होता है। और अगर नहीं जानना, नहीं करनी मेहनत, नहीं कर सकते गूगल पे सर्च और नहीं पता कर सकते, तो कोई ना, फिर वीडियोस का वेट करो, जब ये टॉपिक करवाया जाएगा आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा, ओके। बट आई नो आप लोग इतने समझदार तो हो, अगर आप वीडियोज़ देख रहे हो इतनी सीरियस हो पढ़ाई को लेके, तो मेरे कहने पर गूगल जरूर करोगे। तो जो गूगल पे जाके देखना कि कौन से इसमें हाइड्राइड एसिडिक है, कौन सा नहीं है। बाकी मुझे ये लगता है कि इसमें BOH का होल्थराई है, क्योंकि ये आई थिंक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। बट आप लोग क्रॉस चेक करोगे, मुझे जिसमें हल्का सा भी डाउट होता है मैं आपको बोल देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप इसी को 100% कन्फर्म श्योर मान लो कि ये आंसर होगा, क्योंकि मैम ने बताया और बाद में पता चले ओ तेरी मैम ने तो गलत बता दिया था और हमने मान भी लिया। तो अगर मेरे को खुद को डाउट होता है तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बता देना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई होशियारी नहीं फोड़नी कि मेरे को सब आता है, नहीं आता तो मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें डाउट है, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका कोई सवाल गलत हो मेरी वजह से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73, तो 73 के अंदर ये तो वही है जो अभी ऊपर बात करी थी अपने जिसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 74, सिलिकॉन के बहुलक होते हैं, बहुलक की श्रृंखला की लंबाई जो है निम्न में से मिलाकर नियंत्रित किया जाता है, मतलब क्या मिलाकर के नियंत्रित करते हैं। तो ये बहुलक से सवाल आया हुआ है। 74 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है। CH3 का हॉल्ट है SiCl2। अत्यधिक प्रयोग में लिया जाने वाला अपचायक है, इसमें आपसे अपचायक पूछा गया है, तो इसके अंदर 75 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, SnCl2। तो जो SnCl2 है ना बच्चों, चलो आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, आपको गूगल करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके मैम ने आपका इतना काम भी कर दिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर ऑप्शन 4 ही करेक्ट है, और क्वेश्चन नंबर 74 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। कि बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को निम्न में से किससे मिलाकर नियंत्रित किया जाता है, तो ध्यान रखना CH3 का होल थ्राइस SiCl। क्वेश्चन नंबर 75, अत्यधिक प्रयोग में लिए जाने वाला अपचायक है SnCl2, ओके।
क्वेश्चन नंबर 36, किसी निर्दिष्ट ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव प्रावस्थाएं साम्य पर हो सकती हैं, इस ताप को कहा जाता है। तो इस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गलनांक एवं हिमांक दोनों। क्वेश्चन नंबर 77, किसी रासायनिक तंत्र के साम्यावस्था में होने पर निम्न में से क्या समान होंगे? तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अग्र अभिक्रिया एवं प्रतीप अभिक्रियाओं की दरें, आपको पता है ऐसा चिन्ह होता है साम्यावस्था का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों रिएक्शंस की जो दर है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की, वो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 78, 2HI H2 + I2 अभिक्रिया में AR ऑर्गन गैस मिलाने पर HI का वियोजन, ठीक है, इसमें HI का वियोजन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर क्या वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसके अंदर 4 करेक्ट है कि स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन दोनों पर अप्रभावित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये साम्यावस्था में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, द्वितीय समूह के मूलकों का विश्लेषण करते समय HCl की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित की जाती है के स्थान पर HNO3 या H2SO4 का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। तो क्यों नहीं कर सकते? इसके अंदर जो है 79 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्योंकि ये अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस यौगिक के जलीय विलयन की pH न्यूनतम होगी? आपको ये बताना है कि न्यूनतम किसकी होगी। तो NH4Cl की जो pH है वो न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 81, CA3PO4 का होल्टवाइज की जल में विलेयता x मोल पर लीटर, इसका विलेयता गुणनफल होगा, इसका विलेयता गुणनफल होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब देखो, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, आपको ये बताना है गलत कौन सा है। तो ये टाइट्रेशन वाला जो सवाल मतलब टॉपिक है, वहाँ से ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। अब आप सोचो कि मैम टाइट्रेशन की मीनिंग भी आपने उल्टी सीधी लिख दी, तो यहाँ पे लिखा ही ऐसे जाता है, मैम क्या करें यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है, क्योंकि ये वाला जो है वो गलत है कि दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार का जो अनुमापन करवाते हैं तो मैथाइल रेड का यूज़ करते हैं, नहीं करते। इसके अलावा प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के अंदर फिनोफ्थैलीन एवं मेथिल ऑरेंज का यूज किया जाता है। दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार में फिनोफ्थैलीन का, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार में मेथिल ऑरेंज का। आपको पता होगा फिनोफ्थैलीन डालते हैं, फिर टाइट्रेशन करते हैं, तो जहाँ एंड पॉइंट आने वाला रहता है वहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन होता है ना फ्लास्क के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क में, वो पिंक कलर का हो जाता है, लाइट पिंक कलर का, और आपको वही वाला पॉइंट नोट करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, किसी गैस का क्रांतिक ताप उसके अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक बल की मात्रा पर निर्भर करता है। कुछ गैसों के क्रांतिक ताप नीचे दर्शाए गए हैं। इन गैसों के द्रवीकरण की प्रवृत्ति का क्रम होगा। आपसे ये पूछा है कि द्रवीकरण मतलब सबसे पहले जो कौन सी वाली गैस द्रव में कन्वर्ट होगी, उसके बाद में कौन सी, उसके बाद में कौन सी, आपसे ये पूछा गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पहले NH3, फिर CO2, फिर O2, फिर H2, क्योंकि NH3 के लिए सबसे ज़्यादा आणविक बल की मात्रा दे रखी है, मतलब सबसे ज़्यादा ये दे रखे है। क्रांतिक ताप सबसे ज़्यादा NH3 के लिए है, उसके बाद में CO2 के लिए, उसके बाद में O2 के लिए, और सबसे कम हाइड्रोजन के लिए। तो जिसके लिए क्रांतिक ताप जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर मतलब वो द्रवीकरण में सबसे पहले चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, दाब P पर सिलेंडर में एक गैस भरी हुई है, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसके अंदर चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, मतलब चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। स्थिर आयतन पर केल्विन ताप को तिगुना करने पर दाब भी ट्रिपल हो जाएगा। स्थिर आयतन एवं ताप पर गैस की मात्रा को 1/3 करने पर दाब भी 1/3 हो जाएगा, और स्थिर ताप पर आयतन को 45% घटाने पर दाब भी 1.82 P हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 85, नियोन के निम्न 3 समस्थानिकों के आपेक्षिक विचरण की दर क्या होगी। आपसे इसमें विचरण की दर पूछिए, मतलब डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। 20 यानी कि सबसे ज़्यादा, उसके बाद में 21 नियोन, उसके बाद में 22 नियोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर, तो किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है ना। तो 86 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है कि पृष्ठ तनाव एवं शांतता दोनों में कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, 293 केल्विन ताप पर निम्न में से किस द्रव की शांतता विस्कोसिटी अधिकतम होगी। तो 87 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है, ग्लिसरीन की, क्योंकि शांतता का मतलब पता है क्या है, वो जो गाढ़ा जैसे शहद होता है ना, शहद आपने देखा होगा, शहद को अगर आप लोग मतलब जैसे यहाँ इसके अंदर शहद है, आपने इसको फैला भी दिया तो बहुत धीरे धीरे बहेगा, है ना। और एक गिलास में वाटर को फैलाया तो फटाक से बह गया। तो इसकी शांतता ज़्यादा है
अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से असत्य कथन है, तो इसमें असत्य कथन पूछा है आपसे। तो जो 88 है इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ताप में वृद्धि के साथ द्रवों का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, आणविक ठोस का उदाहरण है। तो देखो हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं, एक बार हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में, तो अगर आप लोग वो देखोगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखो केमिस्ट्री इजी आती है ना, केमिस्ट्री अच्छी लगती है। अब वो देखो अपना अपना इंटरेस्ट है, किसी की फिजिक्स पसंद होती है, किसी को बायो पसंद होती है, किसी की केमिस्ट्री पसंद होती है, और मेरी फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही रही है तो शुरू से ही। तो मुझे बस केमिस्ट्री पढ़ना ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आपने देखा होगा केमिस्ट्री का पेपर आपसे कितने डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। और बाकी तो अब मेरे को खुद को अच्छे से समझ के फिर समझाना होता है तो बहुत टाइम लग जाता है ना, इसी वजह से आपको बस क्वेश्चंस और उनके आंसर बता दिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता दिए। पढ़ेंगे सभी, देखते हैं कैसे कैसे वीडियोस अपलोड हो पाती हैं। तो 89 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है कि सल्फर एसिड एवं आयोडीन जो है वो दोनों ही आणविक ठोस के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, तो 90 के अंदर निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, आपको ये बताना है इसमें से गलत कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 करेक्ट है। इसका मतलब ये वाला गलत है, पर इस सवाल के अकॉर्डिंग यही सही हो जाएगा कि स्लेटी चमकदार ठोस गलनांक 1495 डिग्री सेल्सियस पर ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन। ओके, इसके अलावा अत्यंत कठोर काला ठोस का जो उदरपातन है वो सफ़ेद ठोस के बारे में ये वाली चीज़, और पीला ठोस के बारे में ये वाली चीज़, ये करेक्ट है। और देखो जैसे ऐसे सवाल होते हैं ना, ये वाली चीज़ ध्यान रखा करो, क्योंकि क्या है ना कि एज इट इज सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे बच्चों, पर क्या होता है ना कि मान लो आपसे इस बार गलत पूछा है, मान लो कल को कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाए जिसमें ये वाली चीज़ काम में आ जाए, तो इसी वजह से मैं जो जहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा है ना वो मैं आपको डिटेल में और बहुत अच्छे से समझा दूँगी यहाँ से। ये आपको तो ये वाली चीज़ तो ध्यान रहनी ही चाहिए। तो निम्न में से कौन सा यौगिक सोडियम एवं फ्रैंकल दोष, ये भी सॉलिड स्टेट का सवाल है। इसके अंदर जो एजी बिहार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर 11-12 में पढ़ा हो तो आपके टीचर्स ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट बताया होगा, क्योंकि यही एक ऐसा है जिसके अंदर सोडियम और फ्रैंकल दोनों तरह के दोष पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, KBr का 1.135 मिलियन विलयन बनाया जा सकता है। तो 92 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 1.135 मोल KBr को 1 किलोग्राम जल में घोल दिया तो सॉल्यूशन तैयार। ओके। क्वेश्चन नंबर 93, कॉलम फर्स्ट में दिए गए आइटम एवं कॉलम सेकंड में दिए गए विलयनों के प्रकार का सही मिलान करना है। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। सही मिलान बोला है, जर्मन सिल्वर जो है ठोस का ठोस में विलयन है। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द, ये सॉल्यूशन वाला टॉपिक है, वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कि विलयीकरणों की संख्या पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 95, बड़ी खुशी हो रही होगी ना, जल्दी से 100 आ जाए, बस वीडियो खत्म हो जाए। अरे नहीं रुक जाओ 2 मिनट। नीचे दी गई योगात्मक अभिक्रिया के प्रथम पद में मध्यवर्ती जेड होगा। आपसे ये पूछा है इसके अंदर इंटरमीडिएट कौन होगा, है ना, मध्यवर्ती। तो 95 के अंदर जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय कार्बोनियम आयन। चला व्यवस्था एक विशेष प्रकार की, मतलब चला व्यवस्था क्या है एक तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि क्रियात्मक समूह समाव्यवस्था है, क्योंकि चला व्यवस्था आई थिंक टॉटोमेरिज्म में बोलते हैं क्या इसको, हाँ टॉटोमेरिज्म में बोलते हैं। ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 97 के अंदर निम्न अभिक्रिया किस प्रकार है। तो ये अभिक्रिया किस तरह की आपसे यही पूछा गया, तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर आपको देखना है न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया क्या होती है, ये क्या होती है, तो आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवा चुका है, करवा चुकी हूँ कार्बनिक यौगिकों का नोमेनक्लेचर वगैरह, तो उसके अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया था, तो आप वो देखना, आपको ये सब समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 98, एल्केन एवं एल्केन प्रत्येक के 1 मोल के दहन से CO2 के कितने मोल प्राप्त होंगे। तो इसके अंदर आपको ये वाले सवाल जो है वो दहन से पूछा गया है। ये वाले सवाल मैंने आई थिंक एल्केन का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है हाइड्रोकार्बन में। एल्कीन का लेक्चर कल आ जाएगा और एल्काइन का भी उसके बाद आ ही जाएगा। तो 1 मोल के दहन CO2 से कितने मोल प्राप्त होंगे, आपको ये चीज़ बतानी है। तो मैंने उस एल्केन में भी बताया था कि एल्केन में भी हमने पूर्ण दहन पढ़ा है, आंशिक दहन पढ़ा है ना, और कंट्रोल दहन पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए, कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, सभी से है। क्वेश्चन नंबर 99, बेंजोइक अम्ल A के साथ फिनॉल B के साथ क्रिया करके बेंजीन बनाते हैं, A एवं B क्रमशः है। तो इसमें A एवं B पूछा है, तो इसके अंदर
ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, सोडा लाइम एवं जिंक चूर्ण। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, हाँ 98 में ऑप्शन 3 ही करेक्ट है। 99 में हो गया, सोडा लाइम एवं जिंक चूर्ण की जरूरत पड़ती है। तो देखो कुछ कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है, मैं उन रिएक्शंस में आपको खास बताती हूँ कि रिएजेंट्स तो पता ही होना चाहिए कि ये रिएक्शन किसके कौन से रिएजेंट्स करवा रहे हैं। तो ये देखो रिएजेंट्स की सवाल, आपको पता होगा कि सोडा लाइम एवं जिंक चूर्ण का क्या काम है, तभी आप इसको करेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 100, एक एल्किन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन एवं फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, एल्किन होगी। इसमें आपसे यही पूछ ले रिएक्टेंट क्या होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपीन। अब यहाँ से आगे तो जीके के सवाल स्टार्ट हो गए हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। तो आपके ये केमिस्ट्री के सवाल यहीं कंप्लीट होते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अपने सेहत का ध्यान रखो, और ध्यान रहे कि ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में नींद वगैरह ना ली और बीमार पड़ गए तो ज़्यादा नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि एवरेज पढ़ाई करो, मतलब आपसे अगर 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई होती है तो कोई ना 4-5 घंटे पढ़ो, आपसे अगर 6-7 घंटे होती है तो 6-7 घंटे पढ़ो। बट हाई तो बनी मचाने कि भाई आज तो मैं पूरी रात पढ़ूंगा और पता चला नेक्स्ट डे तो भाई हाई कमर दुख रही है, कभी सर दर्द हो रहा है और पढ़ भी नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलतियाँ मोस्टली बच्चे करते हैं। स्टार्टिंग के 2 दिन बैठ जाएंगे 10 घंटे का टाइम टेबल बना के, और तीसरे दिन ऐसा होता है कि वो 2 दिन भी नहीं पढ़ पाते। तो फिर क्या मतलब है, इससे तो अच्छा आप डेली 5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो के लिंक शेयर करनी है, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके, अपन से जुड़ सके, और अपने चैनल पे और लोग इकट्ठा हों। ठीक है, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी है, आप लोगों को याद नहीं रहता ना, इसीलिए बोलना पड़ता है।